दोबारा दोहरा रहा हूँ, थोड़ी सी ऊपरी प्रश्न है वो और आता है। जो कल आपने महाराजा रणजीत सिंह वाली बात बताई थी, वो तिकवाल वाली बुक में BL ग्रोवर में भी लिखी, सीधी लिखी, ग्रोवर में तो नीचे लिखी हुई फुट नोट में भी। मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि जब वो इतने बड़े राजा थे तो उन्होंने उस समय की प्रथा खत्म ये आज भी नहीं हुई। तो बात ये है, अब तरीके बदले, उसके पीछे कुछ घिनौने पक्ष समाज के भी। ऐसा नहीं है कि कन्यावध, अगर एक पक्ष देखा जाए होता क्यों है, कन्या बुरी माँ बाप को नहीं लगती। देखो, एक तो समस्या ये रहती है नाजायज संतान, वो तो एक किस्सा ही अलग है, उसे तो आप अलग ही कर दो, उसमें तो हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते, वो ना बंद होगा ना किसी भी वजह से वो बंद नहीं होगा। लेकिन जहां हम समझते हैं कि जानबूझकर माँ बाप अपनी बच्ची को मारते हैं, उसकी वजह, आप आज भी गाँव में चले जाओ, मुझे दुख होता है कहने में, ये पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अनपढ़ लोगों में नहीं है। बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा होते ही सबसे पहले दुख माँ को हुआ, पिता को नहीं। उसकी भी वजह है, क्योंकि माँ ये समझती है ये मेरा कसूर हो गया कि मैंने अपनी कोख से बेटी को जन्म दे दिया, अब मेरी इज्जत कहाँ कम हो जाएगी, ससुराल में कम हो जाएगी। इसलिए उसको पहली प्रॉब्लम, वो इसलिए दुआ नहीं करती भगवान से कि बेटा बड़ा होकर मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा, वही उम्मीद करती है कि कम से कम बेटा पैदा होगा तो मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा गहरा। शिक्षा में कल जो बात पड़ी उसे दोहराऊं दोबारा, थोड़ी सी ऊपरी बात, कि भारत में जब अंग्रेज आ गए तो कल जो बात कही कि शिक्षा मंदिरों में थी कभी, फिर मदरसों में हुई, फिर सबसे पहला मदरसा भारत में ही जो चल रहा था उसी को फिर से प्रमोट किया। क्योंकि एक चीज याद रखना, जब अंग्रेज आए, या यूं कहो जब औरंगजेब मर गया, मुगलों का पतन हो गया, और जब अंग्रेजों ने वापस भारत को सभ्य बनाना शुरू किया, उस गैप में 60-70 साल में भारत के समाज का बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षा तो जैसे लुप्त होने लगे, क्योंकि लोग, ऐसी व्यवस्था फैल गई पूरे उत्तर भारत में जहाँ शिक्षा से लोग दूर होने लगे, और जैसे जैसे आदमी शिक्षा से दूर होता है हर छोटी बात कुप्रथा का रूप ले लेती है। तो अंग्रेजों ने आकर प्रयास किया, और वो प्रयास सबसे पहला वारेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा बनाकर किया। कहाँ? कलकत्ता में 1781। 3 साल बाद एक संस्था बनी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स। पहला अनुवाद भगवत गीता का हुआ। एशियाटिक रिसर्च एक अखबार भी निकलता था जिसने भारत के पहले अतीत को उजागर किया। और फिर विल्किंस महोदय ने मूल संस्कृत से भगवत गीता का अनुवाद इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ, मनुस्मृति का अनुवाद कहलाया द कोड ऑफ जेंटू लॉ। क्रम से पढ़ते जाओ, अगला क्रम था 1791 जोनाथन डंकन, जगह थी बनारस, और बना एक संस्कृत का कॉलेज। लेकिन सवाल ये, अब तक जो भी काम हुआ किन पर हुआ? प्राच्य भाषाओं पर। लेकिन वो काम अभी अधूरा था, कोई परिणाम उसके सामने नहीं आ रहे थे, और भारतीय लोगों में, भारतीय नवयुवकों में और आने वाली नई पीढ़ी में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। ये घटना कब की है? 1791। हमने 10 साल पढ़े, 81 से 91। 1799 में मैंने एक बात और कही कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने में शुरुआती जो कदम थे उनमें सी रामपुर तरई का भी योगदान था, जो बंगाल में थे। सी रामपुर जगह पर थे जिनका नाम था कैरेज वार्ड मार्शमैन। उन लोगों ने ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ अंग्रेजी का प्रचार भी करना, विधिवत नहीं, थोड़ा बहुत शुरू किया और आगे बढ़े। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने एक कलकत्ता में असैनिक गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु, शिक्षा हेतु, जो नौकरी पाने वाले लोग हैं उनकी परीक्षाओं हेतु एक कॉलेज खोला। लेकिन वो कॉलेज अंग्रेजी अनुमति उसको नहीं मिली आगे चलाने की, इसलिए 1802 में बंद हो गया और 1806 में उसी की शाखा को इंग्लैंड में हैलीबरी नाम की जगह पर खोल दिया गया। तो ये शुरुआती प्रयास 1781 से लेकर 1800 तक। सीधा आगे बढ़ता हूँ। अब भारत में अंग्रेजों की ओर से क्या प्रयास हुए? पहला प्रयास इस साल 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के लिए मिला। और ये भी याद रहे, सवाल ये आ जाए, ये 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने को मिला, किस प्रकार की शिक्षा पर? ये भी तो बात है। क्या अंग्रेजी शिक्षा पर? नहीं।
जो यहाँ चल रहा है प्राच्य स्थानीय भाषाएं, उन्हीं को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपया मिला था और उसको गवर्नरों ने यहाँ पर खर्च किया। क्रम से आगे बढ़ो, 1813 में 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए शिक्षा पर, ये छोटा सा प्रश्न नहीं है। अगर आपने बड़े कंपटीशन पीछे दिए हों और कभी आप अपना कोई पुराने पेपर दोहराएं, एक प्रश्न मुड़ मुड़ के आता रहा है, भारत में शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया पहली बार कब मिला? 1813 में। बहुत बड़ा प्रश्न है। 1813 के बाद 4 साल और आगे बढ़ो, 1817, अब आपको याद होना चाहिए, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता का हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर हाइड ईस्ट, 2 लोगों की मदद से, ये वो व्यक्ति था जो पहला भारतीय धर्म और समाज सुधारक था जिसने पाश्चात्य भाषाओं का भी समर्थन किया और ऐसा कॉलेज खोला जिसमें प्राच्य भाषाओं के साथ साथ दूसरी भाषाएं या यूं कहूं पाश्चात्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती थी। और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो वो किसके समर्थक थे? अंग्रेजी थे। किस लिए? अंग्रेजी अच्छी है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारे देश के नवयुवकों को अगर पाश्चात्य दुनिया के साथ जोड़ना है, उनको उनके बराबर खड़ा करना है, तो उनको उन लोगों की भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। केवल हम अपनी संस्कृत को पढ़कर, अपने पुराने वेदों ग्रंथों को पढ़कर, मैंने कल भी कहा था, वो केवल अपनी अतीत का ज्ञान तो कर लेंगे, अपनी शुद्ध मनुष्यों की परंपराओं का ज्ञान तो कर लेंगे, लेकिन वर्तमान दुनिया के साथ जुड़ने में वो असमर्थ रहेंगे। इसलिए राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी की जरूरत जताई, उनके प्रयासों को रंग आया, सफलता मिली और 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज बना। ये तो काम हुए शुरू में 1817 तक। अब एक ऐसा पड़ाव जो आपको बिल्कुल टॉपिक पे ले आएगा, जो आपने पढ़ा है अब तक, और वो अब समझना है। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, अंग्रेज प्रयास तो कर रहे हैं शिक्षा पर, लेकिन अभी वो ये तय नहीं कर पा रहे कि अगर एकदम से अंग्रेजी थोप दी गई तो विरोध हो जाएगा, अगर हम यही चलने देते हैं ढांचा तो सुधार नहीं हो रहा, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम करें क्या। तो यहाँ एक पड़ाव, 1829 में भारत में कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसने क्या किया, भारत में शिक्षा के काम को लेकर कि क्या हो, शिक्षा कैसी हो, उसने कमेटी बनाई जिसको नाम दिया गया लोक शिक्षा की सामान्य समिति। यहां थोड़ा देखो, रटोगे पढ़ना है, थीम समझ लो, हर एक लाइन आपकी हर घटिया से घटिया, बढ़िया से बढ़िया किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन अब तक जो मैंने बताया तो उसमें आधा नहीं, वो जीके के पार्ट में मैंने कराया है, वो यहाँ मैंने बता दिया, विलियम जोन्स और वो चीजें वो किताबों में सीधे उसमें नहीं जुड़ी हुई। अब ये लोक शिक्षा की सामान्य समिति कहाँ से अलग से लोग लाकर बनाई गई? नहीं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में उसके सलाहकार लोगों में से ही 10 लोगों को चुना गया और उनको काम दिया गया शिक्षा पर रिपोर्ट दो कि भारत में शिक्षा कैसी हो, अंग्रेजी में हो, प्राच्य भाषाओं में हो, वार्नाक्यूलर भाषाओं में हो। वार्नाक्यूलर जो पर्टिकुलर किसी एरिया में बोली जाती है, प्राच्य हो जो लिटरेरी लैंग्वेज है। तो भाई सवाल तो ये तय इनको करना था, 10 लोगों को तय करते करते आपस में लड़ पड़े, वही बात होगी। आधे लोग कहते हैं क्या होनी चाहिए अंग्रेजी, और आधे लोग क्या कहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक प्रश्न, पहली बार भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने का विचार जिसके दिमाग में आया, उसी को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहते हैं भारत में, और उसका नाम है चार्ल्स ग्रांट। ये नाम याद रखें। चार्ल्स ग्रांट ने गवर्नर को एक पत्र लिखा था, उसमें उसने कहा था कि हमें भारत के लोगों को अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले जिसके दिमाग में ये बात आई, चार्ल्स ग्रांट, इसलिए इसको भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। उसके बाद ये घटना घटी, लोक शिक्षा की सामान्य समिति। आप यूं मान लो, थोड़ा आसान कर दूं, वैसे था नहीं ऐसे, 10 लोग हैं और वो 2 गुटों में बंट गए कि शिक्षा कैसी हो, हिंदी हो कि अंग्रेजी हो। और अब ये प्रश्न बहुत बड़ा है यहाँ कि जो लोग ये कहते थे कि भाषा किस में शिक्षा होनी चाहिए, और एक वर्ग था कि शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी। इसका जो नेता थे 2 लोग, सीधा H.T. प्रिंसेप और एक नाम है विल्सन।
ये प्रश्न बहुत बार बड़े बड़े कंपटीशन कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लोक शिक्षा की सामान्य समिति में 2 वर्गों में बंट गया था वो। एक वर्ग आंग्ल समर्थक, एक वर्ग प्राच्य भाषाओं का समर्थक। जो प्राच्य भाषाओं का समर्थक है उसका नेतृत्व कर रहा था एसटी प्रिंसिप, और दूसरा व्यक्ति उसका समर्थक विल्सन। इतना ही नाम मिला। इसका जो समर्थन कर रहे थे, और अगर ये पेपर में आ गया तो हम लोग मैकाले पे चले जाते हैं। यहाँ मैकाले नहीं है। अभी इस 10 लोगों में पूछ रहा हूं मैं, और वो ये है। एक तो नाम है थॉमस मुनरो और एक है एल फिंस्टन। जिन लोगों ने जीके में पढ़ा है वैसे आज थोड़ा और ठीक कर लें, याद हो जाएगा, बड़ा 2-3 बार दोहरा जाएगा। तो थॉमस मुनरो और एल फिंस्टन किसके समर्थक हैं? अंग्रेजी के। और विल्सन और एच.टी. प्रिंसेप। और मैं कहता हूं पेपर में यही आता है, यही पूछा गया बहुत बार। प्राच्य भाषा का समर्थक कौन था? नेतृत्व करने वाला लीडर एच.टी. प्रिंसेप। तो ये घटना घटी, कोई नतीजा नहीं निकला। गवर्नर क्या करे? तो गवर्नर ने जिम्मा एक व्यक्ति को दिया, उसने अध्यक्ष बनाया इसका, एक लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इस लोक शिक्षा की सामान्य समिति का क्या था? चेयरमैन, अध्यक्ष। लेकिन गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद का तो वो सदस्य था। और उसको काम दिया गया कि आप इन दोनों में से तय करो कि क्या करना है। उसने तय किया, उसने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट उसने दी 2 फरवरी 1835 को, जिसको कहते हैं मैकाले का स्मरण पत्र या मैकाले माइन्यूट। हम क्या पढ़ते हैं? मैकाले माइन्यूट आया कब? तो पेपर में तो 1835 लिखा होता है, उत्तर मिल जाता है। अगर हम और इसमें डीप जाएं, देखो, एक तो है मैकाले ने अपनी रिपोर्ट दी, एक मैकाले की रिपोर्ट लागू हुई। दोनों अलग अलग तिथियां, लेकिन वर्ष दोनों का 1835 है। 2 फरवरी को मैकाले ने सलाह दी, मेरे हिसाब से कौन सी भाषा होनी चाहिए? अंग्रेजी का समर्थक था वो। और दूसरी बात, 2 फरवरी को उसने स्मरण पत्र भेजा, जिसे 7 मार्च को गवर्नर कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, 2 स्टेटमेंट। मैकाले कहता था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो शरीर से तो हिंदुस्तानी हो लेकिन खून से अंग्रेज। हम भूरे रंग के अंग्रेज बनाना चाहते हैं। हमें क्या कहते थे? ब्राउन कलर के लोग और ब्राउन कलर का इंग्लिशमैन। सवाल ये नहीं, हमें और बात खरीदनी है, वो ऐसा क्यों करना चाहता था? क्या उसको कुछ मिलने वाला था अगर पूरा भारत अंग्रेजी बोलने लग जाता था? नहीं। एक तो अंग्रेजी भाषा का कट्टर समर्थक था नेचर से, वो बात तो ठीक है। लेकिन अब जो मैंने बात कही है कि वो भूरे रंग के भारतीय, भूरे रंग के अंग्रेज भारतीयों को कन्वर्ट करना चाहता था अंग्रेजों में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भारत में आए हुए अभी थोड़ा समय हुआ था, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती थी जो उनको नहीं आती थी। और एक बात आप जानते हो, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में जिसका सबसे बड़ा रोल है वो भाषा ही है। अगर हमें भाषा, आपको एक अंग्रेज के सामने खड़ा कर दें, वो दवा तो अंग्रेजी बोलते जाए, तो आप लोग सिर्फ उसका मुंह ही ताकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और ये समस्या अंग्रेजों को भी आती थी, अदालतों में भी आती थी, सामान्य लगान वसूली में भी आती थी। तो मैकाले चाहता था, हमें अंग्रेज भारतीय नहीं चाहिए, हमें दुभाषीय चाहिए, जो हमारी भाषा समझकर इनको समझा सके इनकी भाषा में, और इनकी भाषा सुनकर हमें वो अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बता सके। एक तो उसका उद्देश्य ये था। दूसरा उसका उद्देश्य था, भाई हम तो अंग्रेज हैं, हम ऑफिस में बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करेंगे, बाबू कौन बने? बाबू कौन बनेंगे? हिंदुस्तानी। और इसलिए उनको बाबू बनाने के लिए पहले क्या आना चाहिए? अंग्रेजी। तो उसका उद्देश्य कुछ और था, दिखाया ये जाता है। इसके लिए वो कहता था कि हमें भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेज पैदा करने हैं। और ये सोच किसकी थी? लॉर्ड मैकाले की। और वो इसके बाद वो अहंकारी भी था, उसको अपने अंग्रेजों के साहित्य पर बहुत अहंकार भी था कि हम जो लिखते हैं वो दुनिया में मुकाबला उसका कहीं नहीं। पढ़ते हैं चौसर, बहुत बड़े नाम, कैंटरबरी टेल, यूटोपिया, टॉमस मूर, बड़े नाम उन लोगों के रहे जो इंग्लिश काव्य के पिता कहलाए। फिर विलियम शेक्सपियर, वो बड़ा नाज था उसको उन पर, और इसलिए वो कह बैठा कि हमारे लंदन की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता समस्त भारत और यूरोप अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। दोबारा दोहरा दूं, वो कहता था
हमारे लंदन के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता, एक रैंक समस्त भारत के और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। वो क्या कह रहा था कि हमारा साहित्य कुछ नहीं है, वो भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों का भंडार कहता था। वो कहते थे कुछ भी नहीं है लोगों को आता, जो कुछ है वो यूरोप में पड़ा है। ये क्या दिखा रहा था? उसका अहंकार। खैर, उसने अपने अहंकार के स्वरूप स्मरण पत्र दिया 2 फरवरी को। 7 मार्च को वो लागू हो गया, और जैसे ही वो लागू हुआ उसको कहा गया मैकाले माइन्यूट। लेकिन सवाल ये नहीं, मैकाले ने ये तो कहा जो मैंने अब तक आपको बात बताई है। मैंने वो क्यों कहा कि मैकाले दुभाषी चाहता था, सब लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहता था वो। सवाल ये है, हम क्या समझ रहे हैं? वो अंग्रेजी पढ़ाना चाहता। किसको? सारे लोगों को नहीं। एक बात जोड़ो, सवाल तो उठा अंग्रेजी पढ़ाओ, और किसको चुना जाए? उच्च वर्ग, जिसको हम कहते हैं विप्रथरान सिद्धांत, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, डार्डन वर्ल्ड थ्योरी, ये याद रखना है। लेकिन सवाल यहां और पेचीदा, सिद्धांत देने वाला व्यक्ति डार्डन वर्ल्ड थ्योरी, जिसको मैं लिखता हूं शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, इसी के नाम है विप्रथरान, इनफिल्ट्रेशन, डार्डन वर्ल्ड थ्योरी, और एक नाम है अधोमुखी निस्यंदन। नाम रटने की जरूरत नहीं, तरीका समझो कि मुझे हर वर्ग को नहीं पढ़ाना, हर बच्चे को नहीं पढ़ाना, कुछ लोगों को अंग्रेजी पढ़ाओ, उच्च वर्ग के लोगों को। उन्हीं से छन कर शिक्षा पूरे भारत के आम आदमी को उन्हीं से ही मिल जाएगी, हमें नहीं प्रयास करना पड़ेगा। ये बात शुरू किसने की? मैकाले ने। लेकिन इस नीति को सिद्धांत के रूप में जो भारत में लेकर आया वो अगला गवर्नर था, लॉर्ड ऑकलैंड। ये एक बीच में एक कंफ्यूजन है, इसे ठीक करना। मैकाले माइन्यूट में लोगों को क्या पढ़ाई जानी थी? अंग्रेजी। किसको? उच्च वर्ग। उसको नीति क्या कही गई? अधोमुखी निस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन, छन छन कर आना, डार्डन वर्ल्ड थ्योरी, विप्रथरान सिद्धांत। मतलब क्या? उच्च वर्ग को शिक्षा दो, उनसे छन छन कर शिक्षा आम आदमी तक पहुंच जाएगी। लेकिन काम किसने किया इस पर? मैकाले ने शुरू कर दिया। अब तक ऑकलैंड भारत में नहीं आया। किसके बाद में आता है वो? देखो, विलियम बेंटिंक गया, 1 साल के लिए चार्ल्स मेटकॉफ, 1 साल 36 तक रहा, और फिर कौन आ गया? ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत के रूप में दिया था, लेकिन उससे पहले ही लॉर्ड मैकाले ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। सवाल ये, मैकाले की शिक्षा पद्धति जिस सिद्धांत पर चल रही थी वो क्या था? डार्डन वर्ल्ड थ्योरी। लेकिन उसका सिद्धांत के रूप में देने वाला व्यक्ति लॉर्ड ऑकलैंड। ये याद रखना। वो टाइम था 1837 में, जब ऑकलैंड भारत का गवर्नर था, और उसने वो सिद्धांत दिया। और इसी वर्ष भारत में फारसी को राजभाषा के पद से हटा दिया गया, और अब राजभाषा का पद किसे मिल गया? अंग्रेजी। ये भी याद रखना। तो जब अंग्रेजी दी जाएगी तो फारसी तो क्या करनी पड़ेगी? बाहर करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक। और ये भी याद रखना, अगर पेपर में प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से प्राच्य भाषाओं का हिस्सा थी और हमारे दिमाग में केवल संस्कृत शब्द रहे, तो हम गलत हैं। फारसी भी उसमें रहेगी। लिटरेरी लैंग्वेज, अब तक भारत की राजभाषा कौन सी थी? तुर्कों के आने से। दिल्ली सल्तनत की भी राजभाषा क्या थी? फारसी। और मुगलों की भी राजभाषा फारसी। इसलिए लिटरेरी केवल संस्कृत ही नहीं है, फारसी भी है, ये याद रखना। तो अब भाषा बन गई अंग्रेजी, और अब इसके ऊपर जो काम हुए कुछ और। इन्हीं दिनों में समय गुजरा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जाने से पहले क्या की? कलकत्ता में 1835 में एक मेडिकल कॉलेज बनाया। तो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का पहला मेडिकल कॉलेज 1835, ये याद रखना। और 1856 में बाद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी कलकत्ता में बना था। लेकिन ये तो आपको याद करना है एक बात बीच में, उत्तर प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखो, गवर्नर बड़ा पद, और हर छोटे छोटे प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके नीचे रेजिडेंट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जिसका नाम था जेम्स टॉमसन, ये नाम याद रखना, जेम्स टॉमसन, उत्तर प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसने भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया रुड़की में, ये याद रखना, 1847।
1847 ईस्वी में भारत का पहला कॉलेज बना रुड़की, आज भी बहुत प्रसिद्ध है वो। और दूसरी बात, फिर देखो मैंने इसीलिए पहले कहा कलकत्ता की बात बार बार आती है। कलकत्ता का इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना? 1856, और पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारत का 1847 रुड़की। अब बात, बनाने वाला कोई गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन। और अब है बात, ये सब कुछ ठीक चल रहा था। अब एक बात पढ़ना, मैकाले माइन्यूट के आधार पर आने वाले 20 सालों तक जो शिक्षा दी जाती रही, किस सिद्धांत पर? विपरथरान सिद्धांत। उसी पर काम हुआ 20 साल। अब वो काम हुआ, उस काम का रिजल्ट क्या आया? सवाल ये सवाल तो अंग्रेजों के सामने भी था। हमने 20 साल काम किया, अंग्रेजी पढ़ाने का प्रयास किया, उसका आउटपुट क्या है? और अच्छी नीति वही जिसका फीडबैक लिया जाए। उन्होंने फीडबैक लेने का प्रयास किया, और वो फीडबैक जब लिया गया तो उस फीडबैक को लेने के लिए एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग के नेता थे चार्ल्स वुड, जिसको हम कहते हैं वुड का डिस्पैच, 1854। सवाल ये, कौन थे वुड? चार्ल्स वुड। देखो सवाल ये, जिस समय चार्ल्स वुड आया, डिस्पैच आया, वो साल है 1854। उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो था एबरडीन, अर्ल ऑफ एबरडीन प्रधानमंत्री था। उस प्रधानमंत्री के नीचे अभी तक आपको याद हो, अभी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड भी था। किसके ऊपर नजर रखने के लिए? गवर्नर पर। वो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड कब तक रहा? 1857 तक रहा। तो अभी तक डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का अस्तित्व है। उस डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का अध्यक्ष था कौन? चार्ल्स वुड। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय इंग्लैंड का कौन है? एबरडीन। उसने इसको भारत में भेजा, उसने आकर यहाँ अपने प्रस्ताव दिए। वो प्रस्ताव इतने शानदार लगे अंग्रेजों को कि उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या बला है? मैग्ना कार्टा वो होता है कि वो अधिकार पत्र जिससे व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, बहुत शानदार हो। ये पहली बार 1512 में हुआ था। इंग्लैंड के किसी राजा किंग जॉन के साथ किसी बैरन नाम के सामंत का समझौता हुआ, कपड़े पर लिखा हुआ मैग्ना कार्टा, पहला वो था। और उसके बाद जो भी अच्छा सुझाव होता उसको हम नाम दे देते मैग्ना कार्टा। शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा था ये, और प्रशासन के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा था 1919 ईस्वी का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसको उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा कहा था। बहुत कुछ ऐसे हैं, पर अब ये ध्यान रहे, इस मैग्ना कार्टा में उसने जो रिपोर्ट दी वो क्या कह रहा था, अब ये समझना। शर्तें हैं उसकी बहुत, और वो जो शर्तें दे गया वो क्या कह गया कि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए पाश्चात्य, सिर्फ पश्चिमी कला, साहित्य और विज्ञान। पश्चिमी पाश्चात्य सभ्यता का कला, साहित्य और विज्ञान का प्रचार प्रसार ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। किसका? अंग्रेजी सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक बात। दूसरी बात, वो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर, छोटे लेवल पर तो जो शिक्षा दी जाए वो स्थानीय भाषाओं में हो। देखना यहाँ, वो संस्कृत नहीं कह रहा, वो हिंदी भी नहीं कह रहा, वो अंग्रेजी भी नहीं कह रहा। क्या कह रहा? स्थानीय भाषा, जो वहाँ के लोग बोलते हैं। तो स्थानीय भाषा में तो कौन सी एजुकेशन हो? प्राइमरी। उसके ऊपर जो एजुकेशन हो किस भाषा में? अंग्रेजी में। तो कह गया उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा। दो बात। तीसरी बात उसने कही, शिक्षा में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आज देखो जब निजीकरण हो रहा है तो समस्या हो रही है, और वो कह रहा था निजीकरण को बढ़ावा दो और अनुदान देना शुरू करो। किनको? स्कूलों को, जो तब से चल रहे थे, बाद में सरकार ने बंद किए हैं। तो तीन चीजें तो कॉमन सी हैं, अब कुछ नई चीजें। उसने कहा तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए, और पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में खुला, याद रखना। अब बात ये भी उसने कह दिया। फिर उसने कहा टीचरों को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, जिन्हें आज आप बीएड कॉलेज कहते हो, ये सुझाव भी उसने दिया। और अब एक अंतिम रखी है बात जो पेपर में आती है, पहली बार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात जो कही गई चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, ये याद रखना।
तो ये शर्तें आपको रखनी तो हैं, फिर भी मैंने दोहराई हैं। शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षा का अंग्रेजी, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा, कला साहित्य और विज्ञान का प्रचार प्रसार करो, लेकिन कौन सी? हिंदुस्तान की नहीं, पाश्चात्य, विदेशी, यूरोपीय। अनुदान पद्धति चलाई जाए, 3 प्रेसिडेंसी नगरों में 3 विश्वविद्यालय खोले जाएं, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनाए जाएं और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये तो आके चला गया। अगले 20 सालों तक इस पर काम हुआ, इसने जो कहा वो करो, वो किया गया। खूब खुले स्कूल, खूब प्रचार प्रसार हुआ अंग्रेजी का उच्च शिक्षा में। 20 साल बाद फिर सोचा गया कि इसने जो कहा हमने किया और उसका आउटपुट क्या, तो चेक तो करो। तो वुड डिस्पैच को चेक करने के लिए कौन आ गया? हंटर। देखो, मैकाले किसका समर्थक? अंग्रेजी का। उसने जो कहा उस पर काम हुआ, उसको चेक करने कौन आया? वुड डिस्पैच पर 20 साल काम हुआ, 25-24 साल बाद उसको चेक करने कौन आ गया? हंटर कमीशन, हंटर आयोग। W हंटर नहीं है, ये दूसरा हंटर है, वो राजभक्त मुसलमान, इंडियन मुसलमान लेखक नहीं है। W हंटर है, ये भी है, W हंटर नहीं है। ये आया, इस पचड़े में मत पड़ो, हंटर आयोग। साल था उसका 1882। वो आया, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन, ये याद रखें। लॉर्ड रिपन के काल में हंटर आयोग आया। 20 सदस्य थे इसमें, जिसमें 8 भारतीय थे, ये याद रखें, 8 भारतीय, कुल 20। और इसने करीब करीब 200 प्रस्ताव रख दिए, देके गया था। हमें सारे नहीं पढ़ने, कोई 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये, जिसमें एक अब पहली लाइन बोल रहा हूं, वो ये कि महिला शिक्षा के पर्याप्त रूप से न होने पर खेद व्यक्त किया। देखो क्या शब्द में फर्क है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिसने बात की, वुड का डिस्पैच, और इसने कहा महिला शिक्षा के न होने पर खेद व्यक्त किया है। एक बात तो ये, एक लाइन इसने कही, वो समझ सको तो, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, उपयोगी विषयों में होनी चाहिए। कचरा मत पढ़ाओ। दोबारा देखो, हंटर आयोग कह रहा है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दो, उच्च शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में जो पढ़ाया जाए स्थानीय भाषा भी हो। वो तो दोहरा रहा है वुड की बात, लेकिन उपयोगी विषयों में हो, ये बात भी वो कह रहा है। 2 चीजें तो बेहतर ध्यान रखनी है। और अब बात ये, वो भी यही कह रहा है कि हमें क्या करना है, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा जिसे आप कह रहे हो, वो कहता है इससे सरकार को जितना जल्दी हो सके हट जाना चाहिए। सरकारी नियंत्रण स्कूलों पर नहीं होना चाहिए, ये उसकी अगली बात। 3 बातें याद रखनी। लेकिन हंटर आयोग की एक ही बात आती है, क्या? महिला शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर खेद जताया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 1882 का हंटर आयोग भी आकर चला गया। अब सवाल ये, एक बात आपने अगर सार निकाला हो, मैकाले चला गया, बेंटिक चला गया, मेयो चला गया, लिटन, रिपन, सब चले गए, एक चीज पर काम रेगुलर हो रहा, वो ये कि अंग्रेजी अभी भी उच्च शिक्षा की माध्यम बनी हुई। यानी कि अगर मैं कहूं अभी भी काम, वो यही तो कह गया था, उच्च वर्ग को पढ़ा, वो काम जो दे गया था, कितने ही आयोग बन जाए, अभी तक काम जिस पद्धति पर चल रहा था वो पद्धति क्या थी? मैकाले पद्धति थी। अब वो बदली। सवाल पहला ये, साल था 1901। इस समय भारत का वायसराय कौन? करजन। बंगाल विभाजन कौन भूलेगा? करजन ने, पहले एक उत्तर जान लें, करजन मैकाले का कट्टर शत्रु था, लड़ाई में नहीं, विचारों में उसका विरोधी था, उसके बात का ही विरोधी था। और एक बात मैं बाद में पढ़ाऊं, पहले एक उत्तर जान लो, करजन ने जो किया मैं वो ठीक कर दूं। हम अब तक एक बात पढ़ते जा रहे हैं हर लोग की कि आप क्या करें, शिक्षा से सरकार को हट जाना चाहिए, यही तो कहते जा रहा हूं। और इसने आके क्या कर दिया, शिक्षा के साथ सरकार को पूरी तरह से जोड़ दिया, उसका अधिकार बना दिया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया शिक्षा पर। इसीलिए अभी एक बात पहले पढ़ लें, इसने क्या किया, 1901 में अपने टाइम के सारे प्रोफेसरों को, प्राचार्यों को, शिक्षाविदों को शिमला में बुलाया। कब? 1901 में शिमला में बुला लिया और उनमें विचार विमर्श करने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मा दिया कि मुझे उच्च शिक्षा पर कुछ सुझाव दो।
क्योंकि अभी तक अंग्रेजी भाषा कहाँ थी और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी थी, तो लफड़ा कहाँ पड़ा? ये उसका विरोधी था, किसका? मैकाले का। तो ये बदलेगा, उसे कोशिश तो करेगा। अब सवाल ये है, भाषा तो नहीं बदल पाया, ये भाषा तो रही। एक काम कर गया, नियंत्रण सरकारी बढ़ा गया। अब क्या किया इसने? शिमला में बुलाया सब लोगों को और उच्च शिक्षा पर विचार रखने के लिए एक व्यक्ति को जिम्मा दिया जिसका नाम था थॉमस रेले। 1901 में बुलाया उसको, 1902 में नियुक्त कर दिया, आप विचार दो मुझे। ये बन गया अब रेले कमीशन। अब देखो थोड़ा भेद आपको जो समझना, ये यही अधिनियम बना, विश्वविद्यालय अधिनियम। कब बना? 1900। सवाल देखो क्या है, बंदा वही, काम उसी ने किया। पहले कब बुलाया गया? 1901 में। कहाँ बुलाया गया? शिमला में। शिमला में उन शिक्षाविदों से बातचीत हुई और उच्च शिक्षा पर विचार देने के लिए उसको कहा गया थॉमस रेले। और विशेषकर उच्च शिक्षा नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षा। किससे संदर्भित? कलकत्ता से। इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय पर विचार देने को कहा था। अब हुआ क्या, इसने जब इसको नियुक्त किया, उसने जो ढांचा बनाया, जो विचार बनाए, उनको तो कहा गया रेले कमीशन। जब उसके विचार लागू हो गए तो किस नाम से जाना गया? विश्वविद्यालय अधिनियम। व्यक्ति वही है। अब आपको यह कहा जाए किसके प्रस्ताव इस नियम के रूप में सामने आए? थॉमस रेले के। एक में जिम्मा दिया, दो में जब उसको जिम्मा देकर विधिवत रूप से काम दे दिया गया तो रेले कमीशन हो गया। रेले कमीशन जब नियम बन गया तो विश्वविद्यालय अधिनियम हो गया। तो अगर पेपर में आ जाए विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना तो और रेले कमीशन कब आया, तो एक ही मामले में दो उत्तर हो जाते हैं। 1902 रेले कमीशन, विश्वविद्यालय 1904। लेकिन ध्यान रखना, विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत दूर के थे। ध्यान रखना, ये विश्वविद्यालय अधिनियम है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है। वो 1953-56 वो बाद की बात है वो। तो यहाँ इसने जो विचार दिए, ये आपको पेपर में तो नहीं आते पर फिर भी समझने के लिए जरूरी कर दूं। इसने जो विचार दिया वो ये था कि विश्वविद्यालय में निर्णय लेने के लिए सीनेट होनी चाहिए। आज भी होती है, मैं जानता हूं आप लोगों को तो उसमें काम करने का अवसर नहीं मिला। विश्वविद्यालय में कई चीजें होती, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, सीनेट। सीनेट क्या करती है? जब बच्चे पीएचडी करते हैं, साइनोप्सिस लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो सीनेट में जाती है। सीनेट उसको देखती है इसने काम किया कि नहीं ठीक किया, यस भी कर सकती है, नो भी कर सकती है। पूरे विश्वविद्यालय में कितने बजट की जरूरत है सरकार से, सीनेट फैसला करती है। और उसके साथ बैठे होते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर। फिर उस सीनेट में कौन कौन होते हैं? तत्कालीन एमएलए भी होता है, वहाँ का कुलपति भी होता है, उप कुलपति भी होता है, राज्यपाल भी उससे जुड़ा होता है, और हर सब्जेक्ट का एक डीन, हर सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी का एचओडी जो सब्जेक्ट का कन्वीनर है, कन्वीनर के ऊपर डीन बैठा है, वो जुड़े होते हैं। उनको मिलाकर बनती है सीनेट। वो एकमात्र मैं कहूँ पूरे विश्वविद्यालय के रूट को चलाने वाला ढांचा विश्वविद्यालय की सीनेट होता है। और यहाँ भी ये पहली बार कहा गया विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सीनेट होनी चाहिए, और उस सीनेट को कहा गया फेलो। उनके सदस्यों को कहा गया फेलो, या हिंदी में कहा गया उप सदस्य। ये अब सवाल ये कितने होने चाहिए? कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100। ये प्रश्न आ भी सकता है। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट की बात करें तो फिर सब कुछ। तो रेले कमीशन की सिफारिशों में उसने जो कहा कि महाविद्यालय की एक सीनेट हो, उस सीनेट में 50 कम से कम हो और 100 ज्यादा से ज्यादा हो। और अब सवाल ये, इनका निर्वाचन होना चाहिए। सिफारिश तो वो ये देखेगा, इनका निर्वाचन होना चाहिए, सबका नहीं, सबका नहीं, कुछ लोगों का, लेकिन वो पहले ये। लेकिन पास ये पढ़ो कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो, ये है महत्वपूर्ण। थोड़ी बात याद रखो, रेले कमीशन किस शिक्षा से संबंधित है? उच्च या प्राथमिक? उच्च। विश्वविद्यालय, और वो क्या कह रहा है? सीनेट कहाँ होगी? विश्वविद्यालय में। कम से कम कितने हो? 50, ज्यादा से ज्यादा। और वो प्रतिनिधित्व तो एक ही विश्वविद्यालय को नहीं दे दिया जाना चाहिए, हर विश्वविद्यालय से थोड़े थोड़े लोग लिए जाने चाहिए इनमें। और उनका निर्वाचन आज की तरह नहीं, वोट डालो वो नहीं, वो निर्वाचन गवर्नर जनरल के ही हाथ में होगा, वो करवाएगा। अब सवाल ये तो बना, दो बातें हो।
ये कुछ छूट तो दी गई, ऐसा लगने लगा कि अब विश्वविद्यालय पर नियंत्रण तो कम हो रहा। अगर आपकी समझ में हो, जब ये बन जाएगा, ये फैसले लेने लगेगा बहुमत से, तो नियंत्रण तो कम हो रहा है। हम कह रहे हैं नियंत्रण बढ़ा रहा है वो। अब एक बात, इनके द्वारा लिए गए फैसलों के ऊपर वीटो करने का अधिकार अंतिम रूप से किसे दे दिया गया? गवर्नर को। तो फिर काम तो खत्म हो गया, आप जो मर्जी करो, अंतिम पावर किसके हाथ में? गवर्नर के। तो एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात, गवर्नर को यह भी अधिकार दे दिया गया कि आपके विश्वविद्यालय की सीमाएं कितनी रहेंगी। जैसे समझते हैं, एक विश्वविद्यालय के नीचे बहुत से कॉलेज होते हैं। कभी जोधपुर का विश्वविद्यालय अपने शहर तक सीमित था, अब उसकी शाखाएं बढ़ाई गई हैं। तो यूं विश्वविद्यालय की सीमाएं निर्धारित करने का अंतिम रूप से अधिकार किसे मिला? गवर्नर को। और इनके लिए हुए फैसले के ऊपर वीटो करने का अधिकार किसे मिला? गवर्नर को। तो इससे क्या हो गया? सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालयों के ऊपर बढ़ा दिया। और एक बड़ा प्रश्न कि कर्जन के काल के विश्वविद्यालयों के बारे में दुनिया में एक तथ्य प्रचलित हो गया कि कर्जन के काल के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालय। स्टेटमेंट आया हुआ है पेपर में। कर्जन के काल के विश्वविद्यालय कहा जाने लगा, लोगों के द्वारा एक प्रचलित बात हो गई कि कर्जन के काल के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कठोर तंत्र वाले और सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जिसमें हितों का गला घोंटा जाता रहा। तो ये तो एक पड़ाव हुआ कर्जन के काल का। लेकिन अब बात एक और भी है। इसी कर्जन के काल में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ भी विवाद है। पुरातत्व का जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाता है, जिसने पुरातत्व विभाग की 1861 में स्थापना तो कर दी थी, लेकिन उसका संगठन ही नहीं हुआ, उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। काम जब होने लगा, पुनर्गठन हुआ, तो किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में। इसलिए वो गलती से लिख दिया जाता है स्थापना हुई। वो बेसिक बात हुई है, स्थापना ही मान सकते हैं। 1861 में स्थापना हो गई थी, उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। याद हो, दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोजा था 1921 में, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो वो समय था 1921। तो यानी कि पुरातत्व पे काम होना कब शुरू हुआ? जब कर्जन ने उस पर दोबारा काम किया। अब एक भारत में पहली बार एक शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति भी हुई, एक अधिकारी बड़ा जो काम करेगा, जिसका नाम था H.W. ऑरेंज। भारत का पहला शिक्षा महानिदेशक H.W. ऑरेंज। किसके काल में? कर्जन के काल में। तो ये एक पड़ाव पूरा हुआ जो कर्जन तक रहा। अब कर्जन तो चला गया, शिक्षा पर सुधार लगातार आते रहे। और वो सुधार क्या थे? सवाल ये, कर्जन गया, शिक्षा के ऊपर फिर से सुधार करने की बात की गई, और अब ज्यादा कुछ उसमें नहीं है, इसीलिए इस बात को भी कर रहा हूं। 1917 और एक टाइम है 1913। आपको इसमें एक लाइन, आपको ये लिखा मिलता है 1913 का सरकारी प्रस्ताव, और इसमें लिखा मिलता है सैडलर आयोग। सरकारी प्रस्ताव पे एक लाइन है, पेपर में नहीं आ सकती, लेकिन इसने जो कहा वो लागू नहीं हुआ। इसने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय बना दो, एक लाइन। लेकिन वो लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए अंग्रेज कोई भी काम उस समय नहीं कर पाए। जब विश्व युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति बेहतर होती गई, जीतने की ओर था, वो समय, वैसे तो युद्ध तो खत्म 1918 में हुआ, लेकिन 1917 में शिक्षा के फिर से व्यवस्था को बनाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसका नाम था सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ने जो कहा, थीम लगता हूं आपके सामने। इसने पहली बार एक बात कही, सर सैडलर, तो इसके अध्यक्ष थे दो हिंदू भी इसके, दो भारतीय भी इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। दो लोग इसके सदस्य रहे इस आयोग के, जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी। इस आयोग में दो भारतीय सदस्य भी थे। और इसमें रूट की एक ही बात कर रहा हूं, जिसने कहा कि एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, जो आज भी है। और इसकी सिफारिशों के बाद उत्तर प्रदेश में पहला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना दिया गया। तो ये एक थीम है इसकी, बातें तो और भी हैं, पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। और इसके सिफारिशों पर बाद में बना दिया गया एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद इसने भी महिला शिक्षा पर जोर दिया, ये भी बात ठीक है। और अब
आज इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके बाद पार भी नहीं पड़ेगी।